बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत अफजल। आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूं। इसमें हम बेसिकली MCQ टाइप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है और इसके ऊपर कितने मुख्तलिफ़ किस्म के MCQ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो इसके 3 लेक्चर होंगे और आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है इसमें वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं। ए ऑप्शन जो है वो करंट अकाउंट है, बी फाइनेंशियल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट, डी जो है ऑल ऑफ अबव है। तो इसका आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डियर व्यूअर्स करंट अकाउंट जिनमें विजिबल गुड्स को हम देखते हैं जिसको ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो रेमिटेंसीज आती हैं, जो इनफ्लक्स में फ़्लो आता है, हमारे पास फॉरेन एड आती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीनों अकाउंट होंगे। करंट अकाउंट भी होगा जिसमें विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होती है, फाइनेंशियल अकाउंट जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड जिस तरह रेमिटेंसीज हो गई, और कैपिटल अकाउंट जिसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो चीज़ें आती हैं। तो ये तीनों को मिला के हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब नंबर 2 ऑप्शन की तरह MCQ की तरफ जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो डियर कैंडिडेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो एक डोमेस्टिक कंट्री में होती हैं, ये तो इंक्लूड नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही ये इररेलेवेंट सा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिसको हम करंट अकाउंट भी कहते हैं, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जिसमें FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि बोथ बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री इंक्लूड करती है, बोथ ए और बी दोनों को मिला के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। MCQ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज बैलेंस, ऑलवेज डेफिसिट, ऑलवेज सरप्लस एंड डी फ्लक्चुएट। तो ये डियर व्यूवर ये ऑलवेज भी बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट CA प्लस KA कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट में अगर देखें करंट अकाउंट 0.5 है प्लस कैपिटल अकाउंट भी 0.5 है तो टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 होगा। अगर आपका करंट अकाउंट से के डेफिसिट में है, यानी आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, 0.3 है, तो उस वक्त ऑलवेज जो आपका कैपिटल अकाउंट होगा वो 0.7 होगा। तो 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। तो फाइनल में जो है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो आपस में एडिशन होता है वो ऑलवेज भी इक्वल टू 1, यानी ऑलवेज जो है बैलेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन मल्टीपल चॉइस नंबर 4 है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री हैज़ अ पार्ट। उसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? ए जो है 2 पार्ट्स हो सकते हैं, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 3 पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम पहले MCQ में डिस्कस कर चुके हैं। करंट अकाउंट होता है, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट, तो 3 पार्ट्स होते हैं। MCQ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन सिस्टम। देखिए ऑप्शन नंबर ए फिक्स एक्सचेंज रेट, बी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सी जो है कांस्टेंट है, डी गवर्नमेंट रेगुलेटेड। तो इसमें देखें जिस तरह लीजिस फेयर इकोनॉमी की हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई जो होती हैं, जिस तरह क्लासिकल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या होनी चाहिए, लीजिस फेयर होनी चाहिए और प्राइस उनको एडजस्टमेंट करे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इस तरह यहाँ पे ये एक्सचेंज रेट भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऐसा होता है जो डिपेंड कर रहा होता है डिमांड ऑफ डॉलर एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई पे। तो इसमें फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं आ सकता क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन होती है जिसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 5 है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि डिमांड और सप्लाई की अगर बात हो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऐसा होता है। इफ GNP ऑफ पाकिस्तान राइज इट विल बी इनकरेज, किसको इनकरेज करेगी? GNP पाकिस्तान की राइज हो गई, एक्सपोर्ट को भी, इंपोर्ट को, सी नॉन ऑफ अबव।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी जो होती है वो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। तो जीएनपी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो अगर आपकी जीडीपी राइज है जीएनपी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, तो वो जीडीपी हमारी जीएनपी बढ़ी है। और इंपोर्ट का क्या मतलब है कि जब हमारी जीएनपी बढ़ेगी तो हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी, हम लग्जरी आइटम ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत आता है, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। अब हम एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ चलें, तो अ कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्री। तो वो कंट्री जो आइसोलेशन में रहती है, ट्रेड नहीं करती है। ऑप्शन ए है ओपन इकोनॉमी है, बी क्लोज है, सी इंडिपेंडेंट, डी नॉन ऑफ दिस। तो बी ऑप्शन जो है क्लोज इकोनॉमी, जो कंट्री दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करती उसको हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, बी ऑप्शन। उसके बाद अगर ये 8वें एमसीक्यू की तरफ चलें, इफ जापानीज इंपोर्ट्स मोर गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान, अगर जापान के लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं पाकिस्तान से, बाकी चीज़ों को रिमेन कांस्टेंट करेंगे, तो ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इम्प्रूव, जापान बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरिएट का मतलब होता है उनका फ्लैक्चुएट करेगा या कम हो जाएगा। ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरिएट, तो ये होगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होगा और जापान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिटोरिएट का मतलब डिग्रेड हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें ए और बी दोनों शामिल होके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनविजिबल आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो इनविजिबल आइटम होते हैं उनमें फॉरेन रेमिटेंसीज आ गई, इनकम फ्रॉम टूरिस्ट, इंटरनेट चार्जेस, ये सारे इनविजिबल आइटम है। ये तो इन सारों को जो है ये सारे क्या है इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ऑल ऑफ थ्री इनविजिबल, इनको हम देख नहीं सकते, जैसे फॉरेन रेमिटेंसीज है वो तो नहीं देख सकते। इस तरह यानी जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स की करते हैं वो तो नजर आते हैं, लेकिन ये इनविजिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पाकिस्तान फॉलो द पॉलिसी ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, थर्ड कंट्रोल एक्सचेंज रेट, फोर्थ इंक्रीज एक्सचेंज। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली देखें, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये जो है वेरी करता है। जब पीछे लास्ट ईयर 5 ईयर में PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी को अपनाया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान मैनेज एक्सचेंज रेट कर रहा था। और पाकिस्तान ने जो है $1 के बदले में ₹1 को 100 में फिक्स किया हुआ था। लेकिन जो PTI की गवर्नमेंट आई है तो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल हो गया, जिसकी वजह से हमारा डॉलर रुपीज़ जो है फ्लक्चुएट करता है अगेन डॉलर, जो अभी मेरे ख्याल में आई गेस दैट ₹162 है $1। तो हमारा अभी जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल है और डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इट्स हेल्प टू मीट द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या चीज़ हेल्प कर सकती है? IMF, WTO। IMF कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और UN यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। तो इसमें IMF से लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे रिजर्व कम हो जाते हैं सेंट्रल बैंक में। देखिए सेंट्रल बैंक के पास दो तरह की करेंसी होती हैं। करेंसी जो मॉनेटरी बेस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डोमेस्टिक करेंसी प्लस रिजर्व। डोमेस्टिक करेंसी वो होती है जो हमारे पास रुपीज़ में होती है। रिजर्व जो होते हैं वो इन द शेप ऑफ US डॉलर होते हैं। जब हमारे रिजर्व कम हो जाते हैं क्योंकि हमें इंपोर्ट बिल पे करने पड़ते हैं, तो उस वक्त हम IMF से जाके लोन लेते हैं ताकि हम अपने रिजर्व को मेंटेन कर सकें। तो IMF एक ऐसा इदारा है जो हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री का जो डेफिसिट बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको मीट करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री मीन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकती है? द बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। बी ऑप्शन है बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, बैलेंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग, द एनुअल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्सपेंडिचर और इनकम ये तो डोमेस्टिकली होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के जुमरे में नहीं आता है, ये क्लोज इकोनॉमी की बात है, ये डिमांड सप्लाई भी ऐसे ही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि द एनुअल अकाउंट फॉर फॉरेन ट्रेड, जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद 13 नंबर, पाकिस्तान एक्सपोर्ट आर पार्ट ऑफ ओवर GDP कितने परसेंट हैं? 5% हैं, 15% हैं, 25 हैं, 35। तो 15% हमारी जो GDP है उसका जो एक्सपोर्ट पार्ट बनता है वो 15%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वुड कॉज द कंट्री एक्सचेंज रेट फॉल। क्या चीज़ है जो कंट्री की एक्सचेंज रेट फॉल करती है, कम करती है? ए ऑप्शन जो है इंक्रीज डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, इंक्रीज डिमांड ऑफ फॉर इट इम्पोर्ट्स,
एंड इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ कैपिटल नॉन ऑफ अबाउ, तो ये इंक्रीज द डिमांड फॉर इट इंपोर्ट, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट खरीदेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और रिज़र्व हमारे पास कम हो जाएंगे। जब रिज़र्व कम होंगे तो हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी, डी वैल्यू हो जाएगी तो इसका मतलब है रिज़र्व बाहर चलेगी तो हमारी जो करेंसी की स्ट्रेंथन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस, क्या होना चाहिए? बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये मस्ट भी है बैलेंस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑप्शन डी है। विजिबल, इनविजिबल और करंट ये तीनों किस में आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 16 नंबर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ द वैल्यू ऑफ रुपी फॉल अगेंस्ट डॉलर, अगर हमारी वैल्यू कम हो जाए रुपीज़ की डॉलर के बदले में तो क्या रिजल्ट होगा? तो ऑप्शन ए जो है द प्राइस ऑफ पाकिस्तानी गुड इन यूएस will rise, the price of American goods will US fall, the price of American goods in US will be fall, और द प्राइस ऑफ अमेरिकन गुड्स इन पाकिस्तान विल बी राइज। देखिए द प्राइस ऑफ पाकिस्तानी गुड इन यूएस विल बी राइज, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। तो अगर किसी भी कंट्री की करेंसी डी वैल्यू हो जाए यानी उसका रुपीज़ फॉल कर जाए लाइक पाकिस्तान, तो वो अगर कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि जब प्राइस कम होगी तो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी गुड्स म्यारी भी होंगी और सस्ती भी होंगी, सारी कंट्रीज खरीदने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस यानी सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे इंपोर्ट कम होंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा आजकल पाकिस्तान का रुपीज़ फाल है, तो जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से, मतलब कोई चीज़ लेते हैं, तो उसकी क्या होगा कि अमेरिका अमेरिकन गुड की जो प्राइस है पाकिस्तान में राइज होगी, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और खसारे में चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि हमें वो गुड्स जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे वो महंगी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि द प्राइस ऑफ अमेरिकन गुड्स इन पाकिस्तान विल बी राइज, उसकी गुड की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप